हर चीज़ बदलती है इस जहां में, किसी का दिल बदला तो किसी के दिन बदल गए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस और मैं हूं वकास वारसी। हम बात करने आज आए हैं समाजवादी पार्टी के उस स्लोगन के बारे में जिसमें वो ज़ोर शोर से प्रचार कर रहे हैं कि नई हवा है और नई सपा है। अगर नई हवा और नई सपा है तो क्या नए हैं अखिलेश? और अगर नए हैं अखिलेश तो कैसे हैं? क्या रणनीति दिखाते हैं, क्या फैसले लेते हैं वो नए अखिलेश यादव? हम नए अखिलेश यादव के बारे में बात करें, उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम जानें कि पुरानी समाजवादी पार्टी और पुरानी समाजवादी पार्टी यानी नेताजी मुलायम सिंह यादव वाली समाजवादी पार्टी कहाँ से शुरू हुई और उससे पहले नेताजी मुलायम सिंह यादव ने क्या किया जो वहाँ तक पहुँचे कि 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। मुलायम सिंह यादव इटावा की सरजमीन से निकला वो नाम जो पहलवान, जो शिक्षक और जो उसके बाद एक ऐसी उपाधि हासिल करने वाले व्यक्ति जिनका नाम सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग नहीं बल्कि हर व्यक्ति, हर राजनीतिक गैर राजनीतिक व्यक्ति उनको नेताजी के नाम से या नेताजी की उपाधि देने का काम करता है। मुलायम सिंह यादव 1977 में पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य मंत्री बने। 1982 में नेता प्रतिपक्ष बने मुलायम सिंह यादव। 1989 में पहली बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और पहली बार की चीफ मिनिस्टरशिप में मुलायम सिंह यादव भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस समर्थन का दौर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला क्योंकि ठीक इसके एक साल बाद 1990 में जो राम जन्मभूमि यात्रा थी उस पे मुलायम सिंह यादव अपना फैसला एकदम स्पष्ट लेते हुए उत्तर प्रदेश और देश के सामने दिखे जब उन्होंने इस यात्रा को गैर संवैधानिक और सांप्रदायिक करार दिया और इस यात्रा को सांप्रदायिक मानते हुए मुलायम सिंह यादव के तब की भारतीय जनता पार्टी से एकदम करारी जो है वो तकरार हो गई और रिश्ते खराब हो गए। 1990 में मुलायम सिंह यादव जैसे ही वीपी सिंह की सरकार गिरती है, मुलायम सिंह यादव चंद्रशेखर के साथ जनता दल में शामिल हो जाते हैं और कांग्रेस के समर्थन से चीफ मिनिस्टर बने रहते हैं। 1991 में समर्थन वापस लेती है कांग्रेस पार्टी और मुलायम सिंह यादव को अपना पहला चीफ मिनिस्टरशिप का पद छोड़ना पड़ता है। 1992 में मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी की स्थापना करते हैं, जिस समाजवादी पार्टी में पश्चिम से लेके पूरब, अवध से लेकर के बुंदेलखंड के जितने मजबूत युवा नेता थे, उस वक्त के माने जाने हुए जो लोग कांग्रेस कैंपेन के खिलाफ राजनीति करने वाले लोग थे, वो मुलायम सिंह यादव ने एक छतरी के नीचे उन सबको इकट्ठा किया और समाजवादी पार्टी की स्थापना की। 1993 में समाजवादी पार्टी के स्थापित होने के ठीक 8-9 महीने बाद समाजवादी पार्टी गठबंधन करती है अपने तब के सबसे बड़े धुर विरोधी गुट से, पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से। और इस गठबंधन के बावजूद उस वक्त की भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत थी कि 177 सीट जीती थी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी और बीएसपी गठबंधन के बाद भी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और जनता दल का समर्थन लेते हैं। इस समर्थन के मिलते ही मुलायम सिंह यादव इस उत्तर प्रदेश के दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बनते हैं। हालांकि गठबंधन भी बहुत लंबा नहीं चला। हम लोगों को गेस्ट हाउस कांड याद है। 1995 में गेस्ट हाउस कांड हुआ और उसके बाद 2019 के चुनाव तक समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी का एक लंबा युद्ध चला। दोनों के कार्यकर्ता एक दूसरे के धुर विरोधी होते थे हर ज़िले में। पुरानी समाजवादी पार्टी की जो एक रिवायतन तस्वीर थी लोगों की नज़र में, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश के वोटर्स की नज़र में, कि वो यादव और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति वाली समाजवादी पार्टी है, उसको तोड़ने के लिए क्या क्या चुनौतियां थीं जो अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव में साफ तौर से दिखा दिया, एकदम क्लियर कट संदेश दे दिया कि उन चुनौतियों से वो लड़कर जीत चुके हैं और पार्टी की कैंडिडेट की लिस्ट उसी आधार पे बनाएंगे, उसी आधार पे बना रहे हैं जो आधार उन्होंने अपने स्लोगन में, नई हवा और नई सपा वाले स्लोगन में समाजवादी पार्टी के प्रचार में दिखाया। वो कैसे दिखाया? पहली चुनौती चाचा शिवपाल सिंह यादव की बाहुबल समर्थन वाली छवि को तोड़ा और साथ साथ चाचा को साथ लेके चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी छवि जो उन्होंने तोड़ी कि अब्दुल्ला आजम खान जब जेल से छूटे तो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ में बिठाला तो, लेकिन बात पावर सिर्फ बीच की उस कुर्सी पे था जिस पे अखिलेश यादव बैठे थे। बात मीडिया से सिर्फ
मीडिया के बंधुओं से अखिलेश यादव ने की, ना कि अब्दुल्ला आज़म खान ने की। तो आज़म खान के जो वो मुग़ल आज़म अंदाज़ वाले बयान होते थे जिसकी वजह से कंट्रोवर्सीज़ बनती थी, उसको भी अखिलेश यादव ने इस बार पूरी तरीके से कंट्रोल करते हुए अपने आप को दिखाया। और आज़म खान के रामपुर के टिकट्स लिस्ट देख के, नाम देख के ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने सिर्फ रामपुर के टिकट्स आज़म खान के हिसाब से किए, बाकी सारे टिकट्स अखिलेश यादव फॉर्मेट पे ही टिकट का बंटवारा किया। तीसरी छवि जो सबसे ज़रूरी छवि थी अब ट्रांसफॉर्म करने की, चेंज करने की, वो थी YM फैक्टर को बिना पूरी तरीके से नष्ट किए हुए जो अखिलेश यादव का AY फैक्टर है, जो डेवलपमेंट का फैक्टर है, जो सबकी लीडरशिप करने वाला, सारी जातियों की, सारे कम्युनिटी की, मुसलमानों की, हिंदुओं की, सबकी राजनीति करने वाले लीडर की सोच का फैक्टर था, उसको स्थापित करना पार्टी पे। और वो करके दिखाया उन्होंने अपनी इस 159 प्रत्याशियों वाली सूची में, जिसमें उन्होंने टिकट को इस तरीके से कम्युनिटी वाइज या यूँ कहिए कैंडिडेट वाइज बांटा कि उसमें ना तो उन पे मुस्लिम ओरिएंटेड राजनीति का ब्लेम लग सकता है, ना उन पे यादव ओरिएंटेड राजनीति का ब्लेम लग सकता है, और जो ब्लेम वो चाहते उन पे लगे, नॉन यादव OBC कैंडिडेट 61, आप सोचिए 159 में 61 प्रत्याशी नॉन यादव OBC कैंडिडेट हैं, जो अखिलेश यादव की मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जीत है नई समाजवादी पार्टी का चेहरा लोगों के सामने उत्तर प्रदेश चुनाव में रखने का। 2017 में कांग्रेस के गठबंधन से, 2019 में BSP मायावती के गठबंधन से अखिलेश यादव नई समाजवादी पार्टी के फॉर्मूले को पार्टी में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, लेकिन इस बार पार्टी पे जो इम्प्लीमेंटेशन है इस फार्मूले का वो ऐसे है कि इस 159 प्रत्याशियों की सूची में उन्होंने बंटवारा टिकटों का इस आधार पे किया है कि अखिलेश यादव मुसलमानों के भी नेता हैं, अखिलेश यादव दलित और पिछड़ों के भी नेता हैं, अखिलेश यादव के साथ ब्राह्मण भी हैं, अखिलेश यादव के साथ ठाकुर भी हैं, अखिलेश यादव के साथ सबसे बड़ी तादाद में नॉन यादव OBC और वैश्य हैं। और अखिलेश यादव खुद और अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को जसवंत नगर की सीट से चुनाव लड़ाने के बाद भी केवल वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और सेंट्रल उत्तर प्रदेश की नाम शामिल होने के बाद भी सिर्फ 17 कैंडिडेट यादव लिस्ट में शामिल करते हैं, जिससे ये साफ संदेश देते हैं कि समाजवादी पार्टी, इस नई समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव पूरी तरीके से पावर को सेंट्रलाइज करके डिसीजन खुद ले रहे हैं, या उनकी पर्दे के पीछे जो भी टीम है वो डिसीजन ले रही है। किसी नेता की ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, कोई मुस्लिम ओरिएंटेड या यादव ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करने में बिल्कुल भी अपना समय नहीं बर्बाद करेंगे, और पार्टी को एक नई छवि देने का साफ एजेंडा अखिलेश यादव ने दिखाया। हमने आपको दिखाया कि पुरानी समाजवादी पार्टी का क्या तरीका था राजनीति करने का, क्या वोट बैंक था जिसको वो साधने के लिए साफ साफ अपने ऊपर आरोप भी झेलते गए कि मुस्लिम तुष्टीकरण और यादव तुष्टीकरण की राजनीति करती है समाजवादी पार्टी। लेकिन अखिलेश यादव के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद, अखिलेश यादव की जो सबको साथ लेके चलने वाला, बीजेपी के भी बड़े बड़े नेताओं को साथ में शामिल कर लिया, अपने नेताओं को भी रूठने के बाद मना लिया और जाने नहीं दिया। हालांकि कुछ एक आध 2 सीटें 4 सीटें ऐसी चर्चित हैं इस लिस्ट के बाद, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची के बाद, जिन पे अभी अखिलेश यादव को थोड़ा मनाना, थोड़ा अपनी ताकत का इस्तेमाल करना, लीडरशिप स्किल दिखाना बाकी रह गया है। लेकिन इन सब के बावजूद अखिलेश यादव कैसे कामयाब होते दिखे 2022 के इस चुनाव में, जिस चुनाव में आचार संहिता हावी समाजवादी पार्टी के ऊपर, चुनाव आयोग कोरोना की गाइडलाइंस को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट दिखा हर पार्टी के लिए इस चुनाव में, और अखिलेश यादव ने इन सारी चुनौतियों के बीच में कौन सी वो ऐसी चुनौतियां थीं जिन पे अपना काबू, अपनी जीत चुनाव 10 मार्च के परिणाम से पहले दिखाया। वो है पहला आरोप, आपको याद होगा 2012 से 17 में समाजवादी पार्टी, खासतौर से अखिलेश यादव पे एक आरोप लगता आया उनके विपक्षियों द्वारा कि उनकी सरकार में 4.5 मुख्यमंत्री होते थे। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज़्यादा इस आरोप को इस्तेमाल किया समाजवादी पार्टी के ऊपर। उस आरोप को पूरी तरीके से अखिलेश यादव ने इस आम चुनाव में 2022 के सिरे से खारिज किया और सारी पावर को सेंट्रलाइज किया अपने हाथों में। समाजवादी पार्टी की जितनी भी ताकत, जितने भी बड़े डिसीजंस थे,
वो छोटे दलों के साथ, चाहे गठबंधन हो, चाहे चाचा का शामिल करना हो, चाचा को सीटें देनी हो, और जो उनके पुराने लोग थे यादव और मुसलमान, उनको समझाना, उनको अपने डिसीजन से ये महसूस कराना कि सिर्फ एक नाम, एक सिफारिश पार्टी के अंदर चलेगी, वो है स्वयं अखिलेश यादव। दूसरा, उनके ऊपर एक आरोप बड़ा ज़बरदस्त लगता था कि मीडिया जब भी उनसे किसी आरोप पे, किसी मामले पे घेरती थी समाजवादी पार्टी को, तो कोई ना कोई सफाई देता था। लेकिन इस 2022 के आम चुनाव में उनके एक प्रत्याशी हैं कैराना के, नाहिद हसन, चौधरी नाहिद हसन। अखिलेश यादव ने इतनी खूबसूरती से कैराना के मामले को, जो पूरा हिंदुस्तान जानता है इस वक्त, कि नाहिद हसन का नाम, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हों वो भी ले रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह खुद कैराना की उन गलियों में जाके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कैराना के मसले को ठंडा नहीं पड़ने दे रहे, लगातार उस पर कुछ ना कुछ बात, स्टेटमेंट, ट्वीट करते चले जा रहे हैं। इन सारे मामलों के बाद भी अखिलेश यादव ने कर्ण की तरह, ये आपको लग रहा हो बड़ा शब्द, लेकिन ये सोच समझ के शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि कर्ण की तरह कैराना के प्रत्याशी नाहिद हसन का साथ दिया। उनको बहुत सारी र्यूमर सुनी कि उनकी बहन को टिकट दिया जाएगा, नाहिद हसन का टिकट काट दिया जाएगा, चुनाव आयोग का ये दिशा निर्देश हैं कि ऐसे प्रत्याशियों को टिकट ना दिया जाए। लेकिन सारे दबाव के बावजूद अखिलेश यादव ने ये साबित कर दिया कि टिकट पार्टी का नाहिद हसन को ही मिलेगा, और नाहिद हसन को ऑफ द रिकॉर्ड ये संदेश भी भिजवाया कि नाहिद हसन, तुमको चुनाव जीत के आना है। ये इसलिए कि अखिलेश यादव की टीम का कहना है, अखिलेश यादव के खेमे के लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये मालूम है कि नाहिद हसन कैराना के अंदर धार्मिक पलायन के जिम्मेदार नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके नज़रों में कैराना प्रत्याशी नाहिद हसन का साथ पूरी मुखरता से दे रहे हैं। और जहां एक तरफ वो कर्ण की तरह नाहिद हसन अपने प्रत्याशी का साथ दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भीष्म की तरह ये प्रतिज्ञा भी ले रहे हैं और एक सीधा डायरेक्ट संदेश अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं कि अगर तुम्हारी आत्मसम्मान की लड़ाई होगी, तुम्हारी रक्षा की लड़ाई होगी, तो अपने हर विरोधी से लड़ता रहूँगा और जीत दिलाऊंगा।